उस रात जब डॉक्टरों ने आखिरी बार उमा की नब्ज देखी और सिर हिलाया, तब पूरा अस्पताल एक सिसकी में सिमट गया था। लेकिन उससे भी ज्यादा ठंडक थी उस फोन कॉल में जो अमेरिका से आया था। पिता शिव कुमार ने फोन उठाया। उधर से बेटे आकाश की आवाज आई, पापा यहां सब बिजी है। मम्मी की हालत क्या है? वैसे भी उनकी उम्र हो गई है, अब तो यह सब चलता रहता है। शिव कुमार ने कुछ नहीं कहा, बस फोन को उमा के पास ले गए जो अब ठंडी हो चुकी थी। उन्होंने रिसीवर उनके कान के पास रखा मानो वह अंतिम विदाई ले रहे हों। फिर उन्होंने खुद फोन पर केवल एक शब्द कहा, स्वाहा। उस एक शब्द में एक पिता का सारा दर्द, सारा आक्रोश और एक टूटे हुए विश्वास की गूंज थी। क्या हुआ था कि एक पिता ने अपनी पत्नी की अर्थी के साथ साथ अपने 2 जीवित बेटों का भी मानो पिंडदान कर दिया। यह कहानी है शिव कुमार और उमा की, जिनकी दुनिया उनके ही खून ने तहस नहस कर दी। रात भर शिव कुमार और उमा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वे दोनों छत की ओर ताकते रहे, जैसे उसी छत से विदाई ले रहे हों जिसे उन्होंने अपने पसीने से सजाया था। सुबह हुई, लेकिन उनके कोठी के उस पुराने हवेली नुमा घर में वह पहले वाली रौनक नहीं थी। चिड़ियां चहचहा रही थीं, पर शिव कुमार को उनकी आवाज भी शोर लग रही थी। उमा, जो रोज सुबह 4 बजे उठकर पूरे आंगन में गंगाजल छिड़कती और मंदिर में दीप जलाती, आज बिस्तर से उठने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। उन्हें डर लग रहा था कि कमरे से बाहर निकलते ही फिर वही बेरुखी, वही ताने सुनने को मिलेंगे। जैसे तैसे हिम्मत करके उमा रसोई की ओर बढ़ी। वह सोच रही थी, शायद बच्चों के लिए चाय बना दूं, कहीं रात की कड़वाहट सुबह की चाय के साथ घुल जाए। मगर जैसे ही उन्होंने रसोई की देहरी पर कदम रखा, बड़ी बहू तन्वी ने उन्हें रोक दिया। तन्वी फ्रिज से ठंडा पानी निकाल रही थी और उमा को देखते ही उसका चेहरा तन गया। माँ जी, आप रहने दीजिए, तन्वी ने रूखेपन से कहा। अब आपको रसोई में परेशान होने की जरूरत नहीं। वैसे भी अब यह घर कुछ दिनों का ही मेहमान है। हम बाहर से नाश्ता मंगवा रहे हैं। आप और बाबूजी अपने कमरे में ही आराम कीजिए। आज प्रॉपर्टी डीलर आने वाला है। हम नहीं चाहते कि उसके सामने आप लोग कोई पुराना रोना धोना शुरू कर दें। उमा के हाथ वहीं ठिठक गए। जिस रसोई को उन्होंने 40 साल तक अपने हाथों से सजाया संवारा था, आज वहां उन्हें मेहमान कहा जा रहा था। वह बिना कुछ बोले सिर झुकाकर वापस मुड़ गई। आंखों में आंसू थे, पर उन्हें गिरने नहीं देना चाहती थी, या सपा पाई को, क्योंकि अब उन आंसुओं की कीमत समझने वाला कोई नहीं था। करीब 11 बजे घर की घंटी बजी। यह वह घंटी थी जिसे सुनकर कभी शिव कुमार दौड़कर दरवाजा खोलते, यह सोचकर कि कोई अतिथि आया है। पर आज वह घंटी किसी खतरे की घंटी जैसी लग रही थी। छोटे बेटे विकास ने दरवाजा खोला। सामने एक प्रॉपर्टी डीलर खड़ा था। मोटा चश्मा, हाथ में फाइल और चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान। शिव कुमार अपने कमरे की खिड़की से सब कुछ देख रहे थे। डीलर घर के अंदर आया, मगर उसने जूते नहीं उतारे। वह गंदे जूतों के साथ ही उस पुराने कीमती कालीन पर चढ़ गया जिसे उमा रोज झाड़कर साफ करती थी। विकास और बड़े बेटे कार्तिक उसके पीछे पीछे चल रहे थे, जैसे कोई बड़ा अधिकारी हो। डीलर ने दीवारों को ऐसे ठोंक बजाकर देखा जैसे किसी मरे हुए जानवर की खाल परख रहा हो। यह तो पुराना कंस्ट्रक्शन है, डीलर ने मुंह बनाते हुए कहा। दीवारें कमजोर हैं, जो भी खरीदेगा उसे तोड़कर नया बनाना पड़ेगा। तोड़ने का खर्चा अलग, इसलिए मैं ज्यादा दाम नहीं दे पाऊंगा। यह सुनते ही शिव कुमार के दिल पर जैसे हथौड़ा पड़ गया। तोड़ना पड़ेगा? जिस घर की एक एक ईंट उन्होंने अपनी जवानी के सपने गढ़कर जोड़ी थी, जिसकी नींव में उनके बच्चों का पहला कदम दर्ज था, उसे कोई तोड़ने की बात कर रहा था और उनके बेटे चुपचाप सिर हिला रहे थे। कार्तिक ने तो यहां तक कह दिया, हाँ, हमें पता है, आप बस डील फाइनल कीजिए, हमें जल्दी निकलना है। यह पुराना मलबा वैसे भी किसी काम का नहीं। शिव कुमार से रहा नहीं गया। वह लाठी टेकते हुए कमरे से बाहर आए। उनकी आवाज कांप रही थी। मलबा? विकास, तुझे यह घर मलबा नजर आता है? अरे, इसी आंगन में तूने पहला कदम रखा था। इसी छत के नीचे हम सब मिलकर होली खेलते थे। बेटा, ईंटें टूट सकती हैं, यादें नहीं। डीलर ने अजीब निगाहों से शिव कुमार को देखा और फिर कार्तिक की ओर मुड़कर हंसा। लगता है बुजुर्ग को घर से बहुत मोह है। देखिए कार्तिक साहब, इमोशन से मार्केट नहीं चलता। अगर बेचना है तो बताइए, वरना मेरे पास और भी क्लाइंट हैं। कार्तिक ने पिता का हाथ पकड़कर जबरदस्ती कुर्सी पर बैठा दिया। उसका स्पर्श कठोर था। पापा प्लीज, वह फुसफुसाया।
मगर उसकी आवाज में धमकी थी। सौदा खराब मत कीजिए, चुपचाप बैठिए। डीलर के जाने के बाद घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। दोपहर बीत रही थी मगर घर में चूल्हा नहीं जला था। टेबल पर कुछ कागज रखे थे, बिक्री के इकरारनामे। विकास पेन लेकर शिव कुमार के पास आया। पापा, साइन कर दीजिए, एडवांस का चेक मिल गया है। शिव कुमार ने उन कागजों को देखा। अक्षर उनकी आंखों के सामने नाच रहे थे। उन्हें लग रहा था वह घर बेचने के कागज पर नहीं बल्कि अपनी ही मौत के वारंट पर दस्तखत कर रहे हैं। उन्होंने कलम उठाई मगर हाथ इतना कांप रहा था कि चल ही नहीं पा रहा था। मुझसे नहीं होगा, शिव कुमार ने पेन मेज पर रख दिया। जीते जी अपना घर नहीं बेच सकता, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम लोग अमेरिका जाओ, मुझे और तुम्हारी मां को यहीं रहने दो, हम जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे। तभी छोटी बहू प्रिया ये हम जो अब तक चुप थी जोर से बोल पड़ी। गुजारा कर लेंगे कैसे? बीमार पड़े तो दवा कौन लाएगा? गिर गए तो उठाएगा कौन? हम नहीं चाहते कि कल को रिश्तेदार फोन करके कहें कि तुम्हारे माँ बाप अकेले सड़ रहे हैं। हमारी भी इज्जत है समाज में। चुपचाप साइन कर दीजिए और हमारे साथ चलिए। हमने शहर के बाहर जो 1 रूम सेट देखा है वह ठीक है आपके लिए। उमा, जो अब तक खामोश थी, अचानक बोल पड़ी। इज्जत? तुम्हें समाज की इज्जत की फिक्र है प्रिया, और जो माँ बाप की इज्जत तुमने अभी उस डीलर के सामने रौंदी, उसका क्या? अरे, हमने तो सोचा था कि बुढ़ापे में बेटे सहारा बनेंगे, पर तुम तो वही सहारा हमारी पीठ पर मार रहे हो। कार्तिक ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। बस, बहुत हुआ, इमोशनल ड्रामा बंद करो। पापा, अगर आपने आज साइन नहीं किए ये है तो आप हमारा मरा हुआ मुंह देखेंगे। हम अभी के अभी यह घर छोड़कर जा रहे हैं और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। फिर सड़ते रहना इस पुराने महल में अकेले। बेटे की यह धमकी शिव कुमार के लिए ब्रह्मास्त्र थी। वे जानते थे यह सिर्फ धमकी नहीं थी, उनके बेटे सचमुच ऐसा कर सकते थे। एक पिता सब कुछ सह सकता है मगर अपनी औलाद से हमेशा के लिए दूर होना नहीं सह सकता। एक तरफ उनका स्वाभिमान था, दूसरी तरफ पुत्र मोह, और हमेशा की तरह एक पिता का दिल हार गया। शिव कुमार ने दोबारा पेन उठाया। उनकी आंखों से एक बूंद आंसू टपका और सीधे उस कागज पर गिरा जहां साइन करना था। आंसू के गीले निशान के ऊपर कांपते हाथों से शिव कुमार ने अपने जीवन की सबसे बड़ी हार पर दस्तखत कर दिए। कार्तिक ने झपट कर कागज उठा लिए जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी मगर शिव कुमार की नजरें झुक गईं। उन्हें लगा आज उन्होंने सिर्फ घर नहीं बल्कि अपनी और उमा की रूह बेच दी थी। उस रात घर में जश्न का माहौल था। बेटों ने बाहर से महंगा खाना मंगवाया। वे अमेरिका जाने, नए डॉलर कमाने की बातें कर रहे थे और दूसरे कमरे में शिव कुमार और उमा पुराने संदूक में अपने कपड़े पैक कर रहे थे। हर एक कपड़े के साथ एक याद जुड़ी थी। उमा ने एक पुरानी साड़ी निकाली, वो सिंदूक के जो शिव कुमार ने उन्हें 30वीं सालगिरह पर दी थी। उन्होंने उसे छाती से लगाकर शिव कुमार की ओर देखा। सुनिए, क्या उस 1 रूम सेट में जहां ये हमें भेज रहे हैं वहां तुलसी का पौधा रखने की जगह होगी? शिव कुमार ने खिड़की से बाहर देखा जहां आंगन में खड़ा बरसों पुराना अशोक का पेड़ अंधेरे में भी अडिग खड़ा था। उन्होंने रुंधे गले से कहा, उमा, जहां जड़ें ही काट दी गई हों वहां तुलसी कैसे पनपेगी? हम वहां सिर्फ सांस लेने जा रहे हैं, जीने नहीं। तभी बाहर से तन्वी की आवाज आई, मम्मी जी जल्दी पैकिंग करो, वो पुराने बर्तन और कबाड़ मत बांध लेना, वहां जगह कम है, सिर्फ जरूरी सामान लीजिएगा। कबाड़? उमा की शादी की एल्बम, बच्चों के बचपन के खिलौने, शिव कुमार का पुराना ट्रांजिस्टर, उसे सब तन्वी के लिए कबाड़ था। उस रात उस भरे पूरे घर में 2 बूढ़े खुद को अनाथ महसूस कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था आने वाला कल इससे भी ज्यादा भयावह होने वाला था। अगली सुबह शिव कुमार को अपने ही घर से बेदखल होना था। बेटों का कीमती सामान बड़े बड़े ट्रकों में लद रहा था और उनके पास सिर्फ 2 पुराने संदूक थे। 40 साल की गृहस्थी बस इन 2 संदूकों में सिमट कर रह गई थी। उमा पूजा घर में खड़ी थी। वहां अब मूर्तियां नहीं थीं, बस खाली स्थान था। उन्होंने जमीन की उस मिट्टी को माथे से लगाया और बुदबुदाई, हे प्रभु, मैंने सोचा था मेरी डोली यहां आई थी तो अर्थी भी यहीं से निकलेगी, मगर आज तो जीते जी ही आत्मा निकल रही है। बाहर कार का हॉर्न बजा। कार्तिक था। मम्मी पापा जल्दी कीजिए, हमें ट्रैफिक से पहले निकलना है। शिव कुमार ने मुख्य दरवाजे की ओर देखा। वह नेम प्लेट
शिव कुमार निवास, जिसे उन्होंने बड़े गर्व से लगवाया था, आज टेढ़ी लटक रही थी। उन्होंने कांपते हाथ से उसे छूना चाहा, मगर विकास ने पीछे से आकर कहा, पापा रहने दीजिए, वह अब उस डीलर का है, चलिए कार में बैठिए। शिव कुमार ने एक गहरी सांस ली, मानो घर की हवा को आखिरी बार अपने फेफड़ों में भर लेना चाहते हो। उन्होंने मुड़कर घर को देखा। वो दीवारें, वो खंभे, वो पेड़, सब उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे पूछ रहे हो, हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे और वहीं चौखट पर सूख गए। कार चल पड़ी। जैसे जैसे कार उनके मोहल्ले से दूर हुई, शिव कुमार पीछे मुड़ मुड़ कर देखते रहे, जब तक कि उनका घर नजरों से ओझल नहीं हो गया। पड़ोसी खिड़कियों से झांक रहे थे। कुछ की आंखों में सहानुभूति थी तो कुछ के होंठों पर तंज। एक इज्जतदार आदमी आज अपने ही बेटों की गाड़ी में एक लाचार कैदी की तरह जा रहा था। सफर लंबा था। शहर की चकाचौंध धीरे धीरे पीछे छूटने लगी और उसकी जगह तंग गलियों, गंदे नालों और झुग्गी झोपड़ियों ने ले ली। जब कार एक बेहद पुराने जर्जर इलाके में रुकी तो शिव कुमार का दिल बैठ गया। सामने एक सीलन भरी 3 मंजिला इमारत खड़ी थी, जिसका प्लास्टर उखड़ रहा था। हम यहां आए हैं? शिव कुमार ने अविश्वास से पूछा। हां पापा, कार्तिक ने लापरवाही से कहा। शहर के बीच में किराया बहुत ज्यादा है, यहां शांति है और बजट में भी। वैसे भी आपको कहीं आना जाना तो है नहीं, तो लोकेशन से क्या फर्क पड़ता है? शांति? वहां गली के कुत्तों के भौंकने और पास की फैक्ट्री की मशीनों की आवाज आ रही थी। फ्लैट 3री मंजिल पर था और लिफ्ट नहीं थी। शिव कुमार के घुटनों में दर्द रहता था और उमा को सांस की तकलीफ थी। बेटा, 3री मंजिल हम चढ़ेंगे कैसे? उमा ने घबरा कर पूछा। तन्वी ने अपनी नाक पर रुमाल रखते हुए कहा, कोशिश कीजिए माँ जी, अब हर जगह तो लिफ्ट नहीं मिल सकती ना, धीरे धीरे चढ़ लीजिएगा। वह चढ़ाई किसी पहाड़ से कम नहीं थी। हर सीढ़ी पर शिव कुमार की सांस फूल रही थी। जब वे हांफते हुए ऊपर पहुंचे और उस कमरे में कदम रखा तो उनके होश उड़ गए। वह कोई फ्लैट नहीं, एक अदब बल्कि कबूतर खाने जैसा एक अंधेरा सीलन भरा कमरा था। दीवारों पर काले निशान थे। एक कोने में एक छोटा सा गंदा किचन था और एक संकरा बाथरूम हुआ, जिसका दरवाजा ठीक से बंद भी नहीं होता था। यह हमारा घर है। उमा की आवाज कांप गई। वह वहीं जमीन पर बैठ गई। विकास ने सूटकेस को एक कोने में पटकते हुए कहा, देखो ना, अभी जल्दी में यही मिला। अमेरिका जाने की तैयारी में टाइम कम है, इसे साफ कर लेना, रहने लायक हो जाएगा। हमने किराया 6 महीने का एडवांस दे दिया है। कार्तिक ने जेब से एक लिफाफा निकालकर टूटी प्लास्टिक की टेबल पर रख दिया। पापा, इसमें 5,000 रुपए हैं। राशन पानी और दवाई का ख्याल रखिएगा। हम अमेरिका पहुंचकर जब जॉब सेट हो जाएगी तो और भेज देंगे। अभी हमारा हाथ तंग है। 5,000, 2 लोग, बीमारियां, एक अनजान शहर। शिव कुमार कुछ बोलना चाहते थे, पूछना चाहते थे, बेटा इतने में हम जिएंगे या मरेंगे? मगर शब्द गले में अटक गए। अच्छा, अब हम चलते हैं, हमारी फ्लाइट कल रात की है, कार्तिक ने कहा। बहुओं ने दूर से ही हाथ जोड़ लिए। नमस्ते बाबा जी, अपना ख्याल रखना। उन्होंने पैर छूने का ढोंग तक नहीं किया। दोनों बेटे और बहुएं सीढ़ियां उतरने लगे। शिव कुमार दरवाजे तक आए। उनका मन चीख चीख कर कह रहा था, रुक जाओ, हमें इस नर्क में अकेले मत छोड़ो। मगर उनका स्वाभिमान उन्हें रोक रहा था। नीचे कार स्टार्ट होने की आवाज आई और फिर वह आवाज भी दूर होती गई। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था, एक डरावना सन्नाटा। शिव कुमार धीरे धीरे मुड़े। उमा अब भी फर्श पर बैठी थी, दीवार से सिर टिकाए शून्य में ताक रही थी। शिव कुमार उनके पास गए और कंधे पर हाथ रखा। उनका स्पर्श पाते ही उमा फूट फूट कर रो पड़ी। शिव कुमार, हमने क्या बिगाड़ा था उनका? मैंने अपना पेट काट कर उन्हें पाला। आपने अपनी जरूरतें त्याग दी ताकि उनकी पढ़ाई हो सके, और उसका यह सिला इस कालकोठरी में मरने के लिए छोड़ गए। शिव कुमार के पास कोई जवाब नहीं था। वे बस इतना जानते थे, आज से उनका वनवास शुरू हुआ था। एक ऐसा वनवास जिसकी कोई अवधि नहीं थी और जिससे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। दिन बीतते गए। वे 5,000 रुपये रेत की तरह फिसल रहे थे। शिव कुमार बाजार जाकर सबसे सस्ती सड़ी गली सब्जियां ढूंढते। उमा ने खाना कम कर दिया था। वह अक्सर कहती, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। शिव कुमार जानते थे वह झूठ बोल रही हैं
ताकि उनके लिए 2 रोटी बच जाए। एक दिन अचानक उमा की तबीयत बिगड़ी। वह बाएं हाथ में भारीपन और चक्कर की शिकायत करने लगी। अचानक उनका शरीर अकड़ गया, मुंह एक तरफ टेढ़ा होने लगा। लकवा। शिव कुमार बदहवास होकर बाहर दौड़े। किसी तरह पड़ोसी की मदद से वह उमा को सरकारी अस्पताल ले गए। वहां की भीड़ और बेरुखी ने शिव कुमार को और तोड़ दिया। घंटों बाद एक डॉक्टर ने देखा, ब्रेन स्ट्रोक है, तुरंत महंगी दवाइयां और इलाज चाहिए। कम से कम 10-15 हजार का खर्चा आएगा। 10 हजार? शिव कुमार की जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे। उन्होंने डॉक्टर के हाथ पकड़ लिए। साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर मेरी पत्नी मर जाएगी। आप इलाज शुरू कीजिए, मैं कहीं से भी लाता हूं। डॉक्टर ने हाथ छुड़ाया। बाबा, यह सरकारी अस्पताल है, कोई धर्मशाला नहीं। पर्चा लो और दवा लाओ। शिव कुमार ने याद किया कार्तिक का वह बैंक अकाउंट नंबर जो उसने कभी दिया था। शायद इस मुसीबत में बेटा मदद कर दे। उन्होंने पास के पीसीओ से कार्तिक को फोन लगाया। इंटरनेशनल कॉल थी, महंगी। घंटी बजती रही। आखिरकार फोन उठा। हेलो, कार्तिक की आवाज थी। बेटा कार्तिक, कार्तिक, मैं पापा बोल रहा हूं। शिव कुमार रो पड़े। बेटा, तेरी मां को लकवा मार गया है। हम अस्पताल में हैं, डॉक्टर पैसे मांग रहे हैं। बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी मां के इलाज के लिए थोड़े पैसे भेज दे। वो मर जाएगी कार्तिक। उधर से कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर कार्तिक की आवाज आई, और वह शब्द शिव कुमार के कानों में पिघले शीशे की तरह उतरे। ओह गॉड पापा, आप लोग चैन से जीने नहीं देंगे। मैंने कहा था ना, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। यहां मेरा भी बिजनेस डाउन चल रहा है। और लकवा, उम्र में यह सब तो होता ही है। सरकारी इलाज कराओ, फ्री होता है वहां। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं मीटिंग में हूं। खट, फोन कट गया। शिव कुमार रिसीवर को कान से लगाए रहे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी जवानी जला दी, वह आज अपनी मां की जान के लिए कुछ डॉलर भी नहीं दे सकता। वह वापस वार्ड में गए। उमा की आंखें खुली थीं, उनमें सवाल थे। शिव कुमार ने झूठ बोला, पहली बार इतना बड़ा झूठ। घबराओ मत उमा, कार्तिक से बात हुई है। ऐसे ही वह पैसे भेज रहा है। उसने कहा है मां को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अभी फ्लाइट पकड़कर आ रहा हूं। उमा की पथराई आंखों में एक चमक आ गई। उनके टेढ़े होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान रेंग गई। उन्हें दर्द से राहत मिल गई थी, दवा से नहीं, उस झूठी उम्मीद से। मगर शिव कुमार जानते थे अब कोई नहीं आने वाला। उस रात शिव कुमार ने उमा का हाथ थामे अस्पताल के ठंडे फर्श पर बिताई। सुबह होने तक या तो पैसे का इंतजाम करना था या फिर, और यहीं उस ठंडी रात में शिव कुमार के अंदर का पिता मर गया और एक हताश, हारा हुआ इंसान जन्म ले चुका था। सुबह हुई। उमा की हालत और बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने कहा दवा नहीं लाए तो इनका बचना मुश्किल है। शिव कुमार को याद आया उनकी शादी की सोने की अंगूठी जो 40 साल से उनकी उंगली में थी। यह उनकी और उमा के प्यार की आखिरी निशानी थी। उन्होंने कांपते हाथों से उसे उतारा और पास के सुनार के पास गए। भाई, यह बेचनी है, जल्दी पैसे दे दो, मेरी पत्नी अस्पताल में है। सुनार ने अंगूठी तोली। चाचा, यह तो बहुत घिस गई है, इसके 5,000 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। ओए साहब, 5,000? मगर बहस करने का वक्त नहीं था। शिव कुमार ने नोट झपटे और मेडिकल स्टोर की ओर भागे। दवाइयां और इंजेक्शन लेकर जब वह वार्ड में पहुंचे तो वहां एक अजीब सी खामोशी थी। उमा के बिस्तर के चारों तरफ पर्दा लगा दिया गया था। शिव कुमार के कदम रुक गए। उनके हाथों से दवाइयों का बैग छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। शीशियां टूटने की आवाज गूंजी। नर्स पर्दा हटाकर बाहर आई। सॉरी बाबा, हमने बहुत कोशिश की लेकिन देर हो गई। शिव कुमार ने नर्स को धक्का दिया और अंदर भागे। बिस्तर पर उमा लेटी थी, बिल्कुल शांत। उनके चेहरे पर वह झूठी मुस्कान अभी भी थी जो शिव कुमार की उस बात से आई थी कि कार्तिक आ रहा है। उमा, उठो उमा बिपा, मैं दवा ले आया हूं। शिव कुमार ने उन्हें झकझोरा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुमने वादा किया था हम साथ जाएंगे। मगर उमा अब कभी नहीं बोलने वाली थी। जिस बेटे की राह देखते देखते उनकी आंखें पथरा गई थीं, उसने जीते जी तो क्या, मरते वक्त भी उन्हें सुकून नहीं दिया। श्मशान घाट पर पहुंचकर पता चला बिजली वाली चिता खराब है और लकड़ी से अंतिम संस्कार करने के लिए 5,000 रुपये चाहिए। शिव कुमार के पास अब अंगूठी बेचकर मिले पैसों में से कुछ ही बचे थे। पंडित जी ने पूछा, यजमान,
मुखाग्नि कौन देगा? बेटा है। यह सवाल शिव कुमार के सीने में खंजर सा चुभा। नहीं महाराज, मेरा कोई बेटा नहीं है। मैं निसंतान हूं। मेरी पत्नी को मुखाग्नि मैं खुद दूंगा। वहां खड़े लोग हैरान रह गए। शिव कुमार ने चिता सजाई। एक एक लकड़ी रखते हुए उन्हें वह पल याद आ रहा था जब उन्होंने उमा को पहली बार देखा था, जब वह दुल्हन बनकर आई थी। आज वह कफन में लिपटी थी। जब चिता में आग लगाने का वक्त आया तो पंडित जी ने मंत्र पढ़े। शिव कुमार ने जलती हुई मशाल हाथ में ली। तभी उनकी जेब में रखा फोन बजा। स्क्रीन पर कार्तिक लिखा चमक रहा था। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो या किसी रिश्तेदार ने खबर दे दी हो। शिव कुमार ने फोन निकाला, उसे देखा और फिर उसे जलती हुई चिता में फेंक दिया। स्वाहा! शिव कुमार जोर से चिल्लाए। फोन आग में गिरकर पिघलने लगा। प्लास्टिक जलने की बदबू के साथ उमा की चिता धू धू जल उठी। शिव कुमार ने लपटों को देखते हुए एक कसम खाई, एक ऐसी कसम जिसने वहां खड़े हर शख्स की रूह कांपा दी। उमा, आज मैंने सिर्फ तुम्हारा अंतिम संस्कार नहीं किया है, आज मैंने अपने उन दोनों बेटों का भी पिंडदान कर दिया है। आज से मेरे लिए वह मर चुके हैं और मैं कसम खाता हूं, जिस पैसे के घमंड में उन्होंने हमें ठुकराया, वही पैसा उनकी बर्बादी का कारण बनेगा। मेरी और तुम्हारी यह तड़प उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। चिता जलती रही। शिव कुमार वहीं राख के पास बैठे रहे तब तक जब तक कि सब कुछ जलकर खाक नहीं हो गया। अब उनके पास न घर था, न पत्नी, न बेटे और न ही जीने की कोई वजह। बस एक चीज बची थी, प्रतिशोध, एक पिता का श्राप। शाम हो गई थी। शिव कुमार श्मशान से बाहर निकले। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। उनका चेहरा बदल चुका था। वह लाचार शिव कुमार नहीं थे। अब वह एक ऐसे इंसान थे जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। और ऐसा इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। वह सीधे एक वकील के दफ्तर की ओर बढ़े। वही वकील जिसने उनके घर की रजिस्ट्री करवाई थी। शिव कुमार को याद आया, घर के कागजात में एक पेंच था जिसे उन्होंने बेटों को नहीं बताया था। एक वसीयत जो उनके पिता ने लिखी थी। वकील मिश्रा ने शिव कुमार को देखा, जो राख और धूल से सने थे। शिव कुमार जी, आप यहां इस हालत में? शिव कुमार ने वकील की मेज पर हाथ रखा और ठंडी सपाट आवाज में कहा, मिश्रा, वो पुराना बक्सा निकालो जो मेरे पिताजी ने तुम्हारे पास रखवाया था। आज उसका ताला खुलने का वक्त आ गया है। मिश्रा जी ने हड़बड़ाते हुए अलमारी खोली और एक जंग लगा लोहे का बक्सा निकाला। शिव कुमार ने ताला खोला। अंदर पीले पड़ चुके दस्तावेज थे। उन्होंने एक दस्तावेज निकाला, उनके पिता की असली वसीयत। पढ़ो इसे, शिव कुमार ने कहा। जोर से पढ़ो ताकि मेरी मरी हुई पत्नी की आत्मा भी सुन सके। मिश्रा जी ने पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ते गए, उनके माथे पर पसीना आने लगा। शिव कुमार, यह तो पूरा खेल ही पलट देगा। इसमें लिखा है कि यह मकान शिव कुमार निवास एक पुश्तैनी धरोहर है। आपके पिता ने साफ लिखा है कि उनके बाद इस घर का मालिकाना हक आपके पास रहेगा और आपके बाद यह संपत्ति एक ट्रस्ट को दान कर दी जाएगी। आपके बेटे इस घर के सिर्फ केयर टेकर हो सकते हैं, मालिक नहीं। और सबसे बेहद से बड़ी बात, धारा 4 के मुताबिक अगर आपके जीते जी इस घर को बेचने की कोशिश की गई तो वह सौदा गैर कानूनी माना जाएगा और बेचने वाले पर धोखाधड़ी का केस दर्ज होगा। शिव कुमार के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। बिल्कुल, मेरे बाबूजी जानते थे कि आने वाली पीढ़ी कैसी होगी। कार्तिक और विकास ने मुझसे जिन कागजों पर धोखे से साइन करवाए वह सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी के थे, मालिकाना हक के नहीं। उन्होंने उस डीलर से करोड़ों रुपए यह कहकर ले लिए कि वह मालिक हैं। यह फ्रॉड है मिश्रा, धोखाधड़ी। तो अब आप क्या चाहते हैं शिव कुमार? मैं चाहता हूं कि तुम अभी इसी वक्त उस डीलर को फोन करो। उसे बताओ कि उसने जिस जमीन का सौदा किया है वह सौदा रद्द है। उसे बताओ कि असली वसीयत मेरे पास है और उससे कहो कि अपने पैसे वापस मांगे मेरे बेटों से। लेकिन शिव कुमार, डीलर गुंडा है, वह तुम्हारे बेटों को छोड़ेगा नहीं। यही तो मैं चाहता हूं, शिव कुमार ने कहा, आंखों में बर्फ सी ठंडक के साथ। जब वह डीलर अपने करोड़ों रुपए वापस मांगेगा और मेरे बेटे पैसे लौटा नहीं पाएंगे क्योंकि वह तो अमेरिका में ऐश करने की तैयारी कर रहे हैं, तब उन्हें पता चलेगा कि बेघर होने का दर्द क्या होता है। हजारों मील दूर अमेरिका के एक आलीशान होटल के स्वीट में पार्टी चल रही थी।
कार्तिक और विकास अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहे थे। चीयर्स टू फ्रीडम, कार्तिक ने जाम उठाते हुए कहा। आखिरकार उस पुराने खंडहर और बूढ़े मां बाप की किचकिच से आजादी मिली। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। कार्तिक ने दरवाजा खोला। सामने 2 पुलिस अफसर खड़े थे और उनके पीछे वही भारतीय डीलर का आदमी। मिस्टर कार्तिक शर्मा, आप पर भारत से इंटरपोल के जरिए एक शिकायत आई है। आपने एक विवादित संपत्ति बेचकर धोखाधड़ी की है। जिस डीलर से आपने पैसे लिए उसने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आपके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं। आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। कार्तिक के हाथ से शैंपेन का गिलास छूटकर गिर गया। पीछे खड़े डीलर के आदमी ने अपना फोन कार्तिक के चेहरे के सामने कर दिया। स्पीकर ऑन था। उधर से डीलर की दहाड़ सुनाई दी। क्यों रे कार्तिक, सोचा था बूढ़े बाप को बेवकूफ बनाकर मेरे पैसे लेकर भाग जाओगे? तेरे बाप ने असली वसीयत निकाल ली है। वह मकान बिका ही नहीं, मेरे करोड़ों रुपए मुझे 24 घंटे के अंदर वापस चाहिए। मैं आहते है क्या है? नहीं तो अमेरिका की पुलिस तुझे यहां से उठाकर लाएगी और फिर मैं तेरा वह हाल करूंगा कि तू भीख मांगेगा। कार्तिक और विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा ने ऐसा किया? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह लाचार पिता जो कल तक 100 रुपए के लिए रो रहा था, आज 7 समंदर पार बैठकर उनकी गर्दन दबोच चुका है। वापस भारत में शिव कुमार वकील के दफ्तर से बाहर निकले। रात गहरी हो चुकी थी। वह धीरे धीरे चलते हुए उसी सीलन भरे कमरे की ओर बढ़े। अंधेरे में ही वह फर्श पर बैठ गए जहां सुबह उमा ने दम तोड़ा था। वहां अब भी उमा की टूटी हुई चूड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था। शिव कुमार ने उसे उठाया और छाती से लगा लिया। देख रही हो उमा, उन्होंने अंधेरे में बात की। उन्हें लगा था कि हम लाचार हैं, कि वह हमें कुचलकर आगे बढ़ जाएंगे, मगर वह भूल गए कि नींव के पत्थर को हिलाने से इमारत सिर्फ हिलती नहीं, गिर जा। आज उनकी इमारत गिरनी शुरू हो गई है। तभी शिव कुमार का दूसरा फोन बजा। एक अनजान नंबर था। शिव कुमार ने फोन उठाया। पापा बचाताज उधर से कार्तिक की रोती हुई आवाज आई। पापा पुलिस आई है, वह हमें जेल ले जा रहे हैं। डीलर मार डालने की धमकी दे रहा है। पापा अमित प्लीज उस वकील को बोलिए कि केस वापस ले ले। हम बर्बाद हो जाएंगे। शिव कुमार ने उस आवाज को सुना। वही आवाज जिसने कल कहा था, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मां मरती है तो मरने दो। शिव कुमार ने एक गहरी सांस ली और बेहद ठंडे स्वर में कहा, मिस्टर कार्तिक, आपने गलत नंबर डायल किया है। यहां आपका कोई पिता नहीं रहता। वह तो अपनी पत्नी के साथ कल ही मर गया था। अब यहां जो है वह सिर्फ एक मालिक मकान है और तुम अब मेरे घर के किराएदार भी नहीं रहे। पापा नहीं, पापा सुनिए तो। शिव कुमार ने फोन काट दिया। उन्होंने सिम कार्ड निकाला और उसे तोड़कर खिड़की से बाहर नाले में फेंक दिया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, मगर यह सन्नाटा अब डरावना नहीं था। यह न्याय का सन्नाटा था। शिव कुमार लेट गए। उनका पेट खाली था, बदन टूट रहा था, मगर आज उन्हें नींद आ रही थी, एक बहुत गहरी नींद। समय का पहिया घूमता रहा। 3 साल बीत गए। जहां कभी शिव कुमार निवास हुआ करता था, अब वहां एक 3 मंजिला इमारत खड़ी थी। उमा शिव सेवा आश्रम। पूरे शहर में इस आश्रम की चर्चा थी। यहां अनाथ बच्चों को शिक्षा और बेसहारा बुजुर्गों को आश्रय मिलता था। शिव कुमार अब 70 के पार थे। शरीर जवाब दे रहा था। आश्रम में काम करने के लिए कई सेवादार थे, मगर 2 लोग ऐसे थे जो पिछले 3 साल से आश्रम के सबसे गंदे और मुश्किल काम करते थे। वह सुबह 4 बजे उठकर सफाई करते, बुजुर्गों के गंदे कपड़े धोते, शौचालय साफ करते और रात को गेट के बाहर एक फटी दरी पर सो जाते। कोई उनका नाम नहीं जानता था। लोग उन्हें रामू और श्यामू कहकर बुलाते थे। उनके चेहरे धूल और धूप से काले पड़ चुके थे। हाथों में छाले और मोटे मोटे गट्ठे पड़ गए थे। यह रामू और श्यामू कोई और नहीं बल्कि कार्तिक और विकास थे। उस रात शिव कुमार के दुत्कारने के बाद वह गए नहीं थे। उनके पास जाने की जगह ही कहां थी। उस रात उन्हें समझ आ गया था, पैसा हाथ का मैल है, मगर मां बाप का आशीर्वाद वह दौलत है जो एक बार खो जाए
तो पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी वापस नहीं मिलती। उन्होंने कसम खाई थी कि बिना बताए, बिना पहचान के अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। वह अपने ही घर में, अब एक आश्रम बन चुके उस घर में नौकर बनकर रहने लगे थे। एक दिन शिव कुमार की तबीयत बहुत बिगड़ गई, दिल का दौरा पड़ा, आश्रम में हड़कंप मच गया। शिव कुमार बिस्तर पर लेटे सांसें गिन रहे थे। उनकी धुंधली आंखें किसी को ढूंढ रही थीं। पानी, उनके सूखे होंठ फड़फड़ाए। पास खड़े एक सेवादार ने दौड़कर पानी का जग उठाया और गिलास भरकर शिव कुमार के मुंह से लगाया। पानी पिलाते वक्त उस सेवादार के हाथ कांप रहे थे और उसकी आंख से एक बूंद आंसू शिव कुमार के गाल पर गिर गया। शिव कुमार ने उस स्पर्श को महसूस किया। वह स्पर्श जाना पहचाना था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस सेवादार का हाथ पकड़ लिया। कौन हो तुम? शिव कुमार ने पूछा। सेवादार ने हाथ छुड़ाना चाहा, मगर शिव कुमार की पकड़ में आज मौत से लड़ने वाली शक्ति थी। शिव कुमार ने उसका चेहरा पास खींचकर देखा। दाढ़ी बढ़ी हुई थी, गाल पिचके हुए थे, माथे पर एक गहरा पुराना निशान था, वही निशान जो 3 साल पहले किसी झगड़े में लगा था। कार्तिक? शिव कुमार बुदबुदाए। रामू यानी कार्तिक अब अपने आंसू रोक नहीं पाया। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया और अपना सिर शिव कुमार के पैरों पर रख दिया। श्यामू यानी विकास भी दौड़कर आया और दूसरे पैर पकड़कर रोने लगा। हमें माफ कर दीजिए मालिक, हमें मत निकालिए, हम आपके बेटे नहीं हैं, हम तो बस आपके नौकर हैं, हमें बस यहां रहने दीजिए, अपनी गंदगी साफ करने दीजिए। शिव कुमार की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उन्होंने देखा, जिन हाथों में कभी सोने की घड़ियां होती थीं, आज वह हाथ फिनाइल और एसिड से जल चुके थे। जिन बेटों को एयर कंडीशन के बिना नींद नहीं आती थी, वह पिछले 3 साल से मच्छरों के बीच बाहर सो रहे थे। शिव कुमार ने कांपते हाथ उठाए और दोनों के सिर पर रख दिए। वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे, सिर्फ आंसू बह रहे थे, 3 साल के संचित दर्द के आंसू। उन्होंने उमा की तस्वीर की ओर देखा, तुदुप्पा प्रेम आलस से देखा, जो दीवार पर टंगी थी, मानो पूछ रहे हों, क्या मैं सही कर रहा हूं उमा? क्या माफी दे दूं? तस्वीर में उमा मुस्कुरा रही थी। शिव कुमार ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने कार्तिक और विकास को देखा, जो अब भी उनके पैरों से चिपके हुए थे। उठो, शिव कुमार की आवाज भारी थी। इतने साल बाद तुम्हारी मां की आत्मा ने ही तुम्हें मेरे पास वापस भेजा है। अब घर आ गए हो। यह कहते हुए शिव कुमार ने दोनों को अपनी छाती से लगा लिया। 3 साल की बर्फीली चुप्पी उस एक जुड़ाव में पिघल गई। वह अब भी टूटे हुए थे, दर्द से भरे हुए थे, मगर शायद अब उनके पास एक दूसरे को सहारा देकर बचे हुए रास्ते पर चलने की ताकत थी। क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूटकर भी जुड़ जाते हैं, बस जुड़ने का साहस चाहिए होता है, और कभी कभी वह साहस माफी का नाम लेता है।